Okay then, good afternoon. Is there any problem in previous class? Previous class में कोई क्वेश्चन है आपको? No? You must give the response. No, sir. No, sir. Okay. So today we will discuss regarding the reproductive health. Okay? अच्छा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है why do we fall in, है ना? और उसमें हमने पढ़ा था health is the mental, physical and social well-being. सही है ना? अच्छा जी, वो हेल्थ एक अलग इशू है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीधा सा दो चीजें हैं। एक तो ये, भले ही आप कितने हेल्दी हैं, जो भी है कपल, बट इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, इट मीन्स दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव हेल्दी। पक्का? एवरीबॉडी ओपन योर वीडियोस, वीडियो जरूर ऑन करके रखें आपको, ठीक है? अगर यंग वंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो रिप्रोडक्टिव इल कहलाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है ऐसी डिजीज हो जो कि कॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे में फैल रहे हैं। ये दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना? यानी कि रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो दो चार चीजें आएंगी। नंबर 1, हार्मोन का हो सकता है, मतलब कि कोई यंग वंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कोई बर्थ नहीं कर पा रहे चाइल्ड को, या तो हार्मोन की कमी हो सकती है, हो सकता है एग ना फॉर्म हो रहा हो सकता है कि स्पर्म ना फॉर्म हो रहा हो, या स्पर्म काउंट बहुत कम हो, ठीक है ना? ओवरऑल जो भी रीजन है, इफ द कपल आर नॉट एबल टू हैव द चाइल्ड, इट मीन्स दे आर रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी। दूसरा क्या चीज आता है, रिप्रोडक्शन के दौरान अगर डिजीज ट्रांसफर होती है, ठीक? WHO ने कुछ चीजें इसके लिए दी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयर्स बोथ मेल एंड फीमेल अबाउट फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड्स। जो फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड्स है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। राइट? तीसरा, इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू मेक फैमिली, रिडक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या तो बच्चे हो ही नहीं रहे, या फिर हम पॉपुलेशन कंट्रोल को कैसे फॉलो कर सके, हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो कर सके, ताकि जो न्यू ऑफिसर्स है उनको एक बेटर लाइफ दी जा सके, एक हैप्पी और स्मॉल फैमिली डेवलप किया जा सके। उसके बारे में जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है, वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। इट इनकॉजेस इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल लेवल में सेक्स एजुकेशन को देना, एंड डिस्करेज बिलीफ एंड मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शंस। स्कूल एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है? रीजन क्या है, बॉडी में कोई भी चेंजेज हो रहे हैं या कोई भी ऐसे डेवलपमेंट है, तो लोगों को जानने के, जो खासकर कि यंगस्टर्स, उनको बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती है, बॉडी में चेंजेज हुए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो चर्चा किससे करेंगे, जो पीयर ग्रुप्स है, साथ वाले लोग हैं। अब चूंकि सबका एज ग्रुप सेम है, तो उनको भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर जानकारी नहीं है ना? इसलिए अगर स्कूल लेवल में सेक्स एजुकेशन होगा तो उसके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो मिथ्स हैं, उनसे दूर हुआ जा सकता है, जो एक्चुअल जानकारी है वो मिल सकती है यंगस्टर्स को, ठीक है? तो चौथा काम ये था। फिफ्थ, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट मैरिएजिव एज ग्रुप। ये सब जानने के बाद में ये समझ सकते हैं कि जो मैरिएजेबल एज ग्रुप है वो कितना होना चाहिए। हम लोगों को याद है पहले क्या होता था कि बच्ची को जैसे थोड़ी बहुत समझ आया नहीं कि उसकी शादी कर दी गई,
कुछ समय के बाद लोगों ने बोला कि अरे नहीं भाई, कम से कम इसको एडोलसेंस में तो आने दो। तो जैसे ही 13-14 साल की बच्ची फिर शादी कर दी गई, उससे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पुअर हो रहा था। फिर एज ग्रुप बना दिया गया 18 ईयर, कि जब तक 18 ईयर नहीं हो जाता शादी नहीं की जा सकती। काफी कुछ सुधार आया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि एकेडमिक एक बढ़िया मेच्योरिटी और बढ़िया एकेडमिक लिए एटलीस्ट 20-21 ईयर तो चाहिए चाहिए। आज जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो 20 ईयर में, हार्डली 18 to 20 ईयर में तो इंटरमीडिएट क्रॉस होता है। एटलीस्ट वन शुड हैव द ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या उसको परफेक्टली बढ़िया मेच्योर होना चाहिए, वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, तो उसके लिए एक मैरिजेबल एज ग्रुप बनाया गया, और स्पेशली ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। एंड द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एक्सेट्रा। ठीक है, जब ये मैरिजेबल एज ग्रुप डिसाइड हो जाएगा, बढ़िया मेडिकल व्यवस्था होगी, तो जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस है उस पर काम किया जा सकता है। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर भी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हियर आर 5 पॉइंट्स which are necessary to aware the person or pupils regarding the reproductive health। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये डिजीज एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर होता है। मैंने पिछले आपको जितने बताए थे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उनमें से सिर्फ बैरियर मेथड ऐसा है, बैरियर मेथड में भी सिर्फ कॉन्डोम जो कि एसटीडी को प्रिवेंट करता है। बाकी जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं वो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सीमेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजैकुलेशन तो हो रहा है बॉडी के अंदर, और एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के 100% चांस है। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर दोज डिजीजेस which are spread from an infected person to a healthy person through sexual contact. These are also called venereal disease or VDs। जैसे हम इसको STDs बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? venereal disease। About 30 different types of the STDs are known। हम लोगों में से अगर एसटीडी की बात करें तो एचआईवी या एड्स के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 30 डिजीज है एसटीडीज। वन ऑफ देम इज द एड्स, सिफाइलिस, गोनोरिया एंड जेनिटल वर्ड्स। सिर्फ यही है जो आपके सिलेबस में है, 4 डिजीज याद रखना। बता इसमें हमको समझना क्या क्या है। नंबर 1, ये डिजीज कौन सा एजेंट कॉज करता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी देखो कोविड-19 का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसको बेहतर है कि हमें कोरोना हो और फिर हम उससे साथ फाइट करें और ठीक हो, उससे बेहतर है कि हम पहले से ही प्रिवेंटेड हो जाए, पहले से प्रिवेंट हो जाए कि कोविड हमको अटैक ही ना कर पाए। अगर हम इसीलिए वैक्सीनेशन आ गया, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, आप लोगों को भी वैक्सीनेशन कराया गया है ना। वैक्सीनेशन करा लीजिए ताकि वो डिजीज अगर आएगी, कोविड-19 का वायरस आएगी तो भी यू मे नॉट कॉट द डिजीज, आपको बीमारी ना हो। सही ना? तो ऑलवेज रिमेंबर इट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, Number 1 is the anyone want to ask something? Sorry, I am not able to hear. Anyone ask something? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, चलिए ठीक है।
Now, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. It is the disorder of the immune system of the body, right? Especially T cell. अब यहां पर हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे थोड़ी से। हेल्पर टी सेल, मैंने कहा था इसे कौन कॉज करता है? इसे कॉज करता है एक वायरस, एंड दैट वायरस इज टर्म्ड एज द इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV वायरस। ठीक, ये अटैक कैसे करता है? या तो सेक्सुअल कांटेक्ट हो, या तो किसी तरीके से ब्लड का कांटेक्ट हो, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हुआ हो, एक्सीडेंट के थ्रू हुआ हो, या इन्फेक्टेड ब्लड हो, व्हाटएवर इट इज, एंड यू नोज द थिंग्स। इसके क्या क्या चांसेस है, किस किस तरीके से फैल सकता है, मालूम है आप सबको? किसी भी तरीके से अगर ब्लड फ्यूजन हुआ या किसी भी तरीके से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो HIV फैलता है। ठीक है, अच्छा, ये अगर एक बार बॉडी में पहुंचा तो जाएगा, अफेक्ट किसको करेगा? दे अफेक्ट द हेल्पर टी सेल या T लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, जब चोर कोतवाल के ही घर में छुप जाए तो कोतवाल तो पूरी दुनिया में चोर को ढूंढेगा, घर पे थोड़ी ढूंढ पाएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। जब टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करेगा, एंड टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। टी सेल का काम क्या है? टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करेगा कि आप अपना एंटीबॉडी बनाइए, और अगर टी सेल को ही इन्फेक्टेड कर देगा तो टी सेल बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो फिर बीमारी से रक्षा नहीं हो पाएगी। तो HIV खुद कोई डिजीज नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बीमारियां अगर होती हैं तो उससे नहीं बचा जा सकता। ठीक है ना? इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ लोगों ने, जो पुलिस है, पुलिस के शस्त्रागार में अटैक किया और पुलिस के जितने भी राइफल, पिस्टल, गोला बारूद, वो सब लेकर के चले गए। उन्होंने पुलिस को कोई नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल नहीं। किसी को मारा पीटा? बिल्कुल नहीं। किसी को कष्ट दिया? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब क्या होगा? जब पुलिस के पास वेपन ही नहीं रह गए तो छोटे से डाकुओं का गिरोह भी आकर के पुलिस को लूट लेगा या जनता में अराजकता फैलाएगा। पुलिस को बोलोगे भैया बचाओ, पुलिस क्या बोलेगा? हमारे पास हथियार ही नहीं, हम कैसे बचाएं? यही प्रॉब्लम होगी ना। सेम चीज, जब बी सेल एंटीबॉडी ही नहीं बनाएगी तो जो दूसरी बीमारियां होंगी उनसे कौन बचाएगा? मतलब नहीं बच सकते, राइट? नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमने पहले भी इसके बारे में बात कर लिया था, है ना? किसी भी तरीके से अगर ब्लड का एक दूसरे से फ्यूजन हो पा रहा है, चाहे वो नेडल हो, इंजेक्शन हो, रेजर हो, है ना, कोई भी चीज अगर इससे रिलेटेड होती है तो इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या है? काउंट ऑफ टी हेल्पर टी सेल्स becomes low, 200 ml per or less than that, headache, rashes, nausea, pharyngitis and fever. Immunity is drastically reduced, so many infections begin to appear. Treatment: no specific treatment has been discovered yet. ART is given to the patients. एंटीरिट्रोवायरस ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब इनका ग्रोथ को रोक सके, सिर्फ इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कंट्रोल ओनली एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के द्वारा ही। क्या क्या चीजें हैं इसके लिए? नंबर 1, किसी भी अननोन पार्टनर के साथ मीटिंग नहीं करना। अननोन का मतलब, अननोन का मतलब ये नहीं होता है कि हम जिसको नहीं जानते।
अरे भाई फिजिकली किसी के नाम और पता हम जानते हैं इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको जान गए, उसका हेल्थ इशू जान गए। सही बात है कि नहीं? तो अननोन बहुत जरूरी समझना। हमने कहा अननोन का मतलब जिसको हम जानते ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। अननोन का मतलब होता है जिसकी जो हेल्थ कंडीशन है जिससे हम परिचित ना हो, उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। दूसरा क्या करना है, जब भी कोई पब्लिक चीज है जैसे रेजर वगैरह यूज कर रहे हैं, कभी भी पब्लिक चीज ना यूज करें, और अगर यूज कर रहे हैं तो उसको पहले प्रॉपरली डिटॉल से नीट एंड क्लीन कर दें। इंजेक्शन हमेशा नया और डिस्पोजेबल सिरिंज ही यूज करें, किसी का लगा हुआ इंजेक्शन ना यूज करें। ठीक है? अगर कहीं ब्लड की जरूरत हो तो जो ब्लड आपने लिया है ब्लड बैंक से, पहले उसको अच्छे से टेस्ट कर लें कि वो परफेक्ट है या नहीं, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस ब्लड में। ठीक? और उसके लिए जरूरी है कि हम एक ऑथेंटिक ब्लड बैंक से ही ब्लड लें। राइट? तो इतनी चीजें हैं जिसके द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सिफाइलिस। This disease is caused by the cork screw-like bacterium that is the Treponema pallidum. Treponema pallidum. ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है। इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट। याद रखिएगा, ये जितनी भी बीमारी है माँ से उसके जो गर्भ में बच्चा है, इन्फेंट है, उसको भी हो सकता है। ठीक है ना? इसका इंक्यूबेशन कितना होता है? 3 to 5 वीक्स। 3 to 5 वीक्स में ये बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ग्रोथ पीरियड। 3 to 5 वीक्स तक ये सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाता रहेगा, नंबर्स बढ़ाता रहेगा, बॉडी में इफेक्ट नहीं होगा। लगभग 3 वीक या 5 वीक्स के बाद इसके सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे। ओके? इट अटैक्स द म्यूकस मेम्ब्रेन in genital tract and causes painless ulcer. अल्सर होना शुरू हो जाता है, पेन नहीं होगा इसलिए हमको पता भी नहीं चलेगा, है ना? एंड जेनिटल वर्ट, swelling of lymph glands in the first stage. In second stage, skin lesions, rashes and hair loss occurs. Okay? Tertiary stage is characterized by chronic ulcer and damage to vital organs. For example, permanent brain damage, heart disease, blindness, and it is cured by antibiotics such as the tetracycline. ट्रिपैनोमा पैलिडम को किल करने के लिए टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द गोनेरिया। इट इज कॉज्ड बाय द नेसेरिया गोनेरिया। इट इज ए बैक्टीरियम। देखो ये भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, सिफाइलिस भी, और गोनेरिया भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। राइट? ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है। इसका इंक्यूबेशन टाइम है 2 to 5 डेज। 2 से 5 दिन में ये अपना डेवलप कर लेगा और डिजीज के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरियम resides in the genital tubes and affect the mucous membrane of urogenital. अगेन ये भी यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है एंड कॉज द पस कॉन्टेनिंग डिस्चार्ज, पेन and around genitalia, burning sensation during urination. It may spread to other parts of the body and cause arthritis and sterility. Body के दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है and it may cause arthritis and sterility. Right? The child born to affected mother often suffer from eye infection called gonococcal ophthalmia neonatorial. ठीक है ना? जो मदर है, मदर से उसके इन्फेंट को भी हो सकता है और उसके आई में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज जेनिटल वर्ट। जेनिटल वर्ट, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द पाइपिलोमा वायरस, ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस। तो जेनिटल वर्ट्स ये वायरस से हो रहा है, एड्स ये वायरस से हो रहा है,
सिफाइलिस और गोनेरिया, ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ओके, हार्ड बेनाइन आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन, ये जैसे मस्सा होता है ना, मस्से को वार्ड बोलते हैं, राइट। तो मस्से जैसा स्ट्रक्चर बनता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया पार्ट में, एंड इन वुमेन इन्फेक्शन में इंटर वेजाइना एंड सर्विक्स एंड कॉज एक्यूट पेन, बहुत ज्यादा पेन कॉज कर सकता है। क्रायोसर्जरी एंड पोडोफाइलम प्रिपरेशन आर इफेक्टिव अगेंस्ट बर्ड्स, ये मायोपिल्स के थ्रू इनको ठीक किया जा सकता है। ये इनका प्रिवेंशन के लिए है कि क्या चीज यूज कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इज देयर एनी प्रॉब्लम? Anyone want to ask something? No, sir. Okay. So in next class we will discuss regarding the child bearing and women's health. Okay. Till then, thank you. Yes. Have a nice day. Thank you.